We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी आरडीएक्स नहीं मिला है ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी ये बात भी कही गई है। सभी की जो सेक्शन थी उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल थे। डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे ऐसा साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। बार हिंदू दहशत का ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं हो। उशीर लागला पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते 325च्या जवळजवळ विटनेस होते ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं। बाकी तर दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। अपना नाम और आप किसके वकील हैं? मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ। रंजित नायर नाम है मेरा। रंजित नायर। रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रंजित नायर आहेत। रणजितजी सविस्तर तो ये हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। अब जो वकील सामने बाहर निकल कर आए हैं वो अपने ये प्रतिक्रिया इस पर दे रहे थे कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ। लेकिन पंकज उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल नरेशन था, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि मालेगांव ब्लास्ट पूरे मामले में जिस तरह से हिंदू आतंकवाद इस टर्म को लाया गया, जो हिंदू संगठन से लोग जुड़े हुए थे उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और पिछले 17 साल से जिस तरह से मामला चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये आरोप लग रहे थे उस वक्त की सरकार पर कि ये जो पूरा मामला है जानबूझ के क्रिएट किया गया, पूरा मामला जो है वो बनाया गया। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने एक एक सबूत को लेकर जो अपनी टिप्पणी की उससे ये साफ होता है कि जो आरोप उस वक्त की जांच एजेंसी पर लग रहे थे, जो उस वक्त की सरकार पर लग रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उन आरोपों से इनकार नहीं किया। आपको बता दें कि एक जानकारी जो कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को लेकर दी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ब्लास्ट हुआ वो कहा जाता कि एक स्कूटर वहाँ पर जो खड़ी थी उस स्कूटर में ब्लास्ट हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि वो जो बाइक वहाँ पर खड़ी थी उसका चेसिस नंबर रिकवर नहीं किया गया। जब चेसिस नंबर रिकवर नहीं किया गया तो ये कैसे साबित होता है कि वो बाइक जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी और क्या क्योंकि कहते हैं कि 2 साल पहले ही साध्वी प्रज्ञा ने अपनी वो बाइक बेच दी थी, तो क्या वो बाइक उस वक्त भी साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर थी नहीं थी, ये भी साबित करने में जो जांच एजेंसी है वो कामयाब नहीं रही। तो ऐसे तमाम सवाल थे, ऐसे तमाम सबूतों को जो पेश किया गया था वो सबूत कहीं ना कहीं संदेहास्पद थे। उन पर कहीं ना कहीं भरोसा किया जाना जो है वो उन पर कहीं ना कहीं कोर्ट को शक था कि ये जो सबूत हैं ये बनावटी हैं। तो ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जो एजेंसी ने जांच की है, खासतौर पर एटीएस की जांच जहां से शुरू हुई है वहां पर सबूत जुटाए नहीं गए थे बल्कि सबूत बनाए गए थे। सबूतों को फैब्रिकेट किया गया था, लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी और आरोप लगता रहा कि उस वक्त की जो सरकार थी वो जानबूझकर हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं इस टर्म को जिंदा रखने के लिए, ये साबित करने के लिए उन्होंने इस पूरे मामले को गढ़ा था। इस पूरे मामले में जो भी कुछ हुआ लेकिन जस्टिस लाहौटी ने बनाया गया था। जस्टिस लाहौटी ने इस पर देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले भी आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, यहीं से वो शब्द पहली बार जब ये सुना गया। लेकिन इसको लेकर जस्टिस लाहौटी ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। इसे लेकर भी एक टिप्पणी की गई है जस्टिस लाहौटी द्वारा। क्या है ये पूरी टिप्पणी पंकज? बिल्कुल, देखिए जज साहब ने इस पूरे मामले में एक कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने जरूर ये कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इस पूरे मामले में जो एंगल है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकली लगातार ये कहा जा रहा था कि
हिंदू, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले उस वक्त सामने आए थे जहां पर कई सारे आतंकी संगठन और कह सकते हैं कि मुंबई में भी जब 2008 का ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले जब मुंबई में जब ब्लास्ट हुए थे तो वहां पर कई सारे आतंकी संगठन और खासतौर पर मुस्लिम लोगों को ही आरोपी बनाया गया था। और वहां पर ये चीज़ें जो है लगातार कही जा रही थी कि जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ, क्योंकि मरने वाले 6 के 6 जो थे वो खुद मुस्लिम थे, तो वहां पर ये कहा गया कि हर वक्त जो है वो मुसलमान ही आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू भगवा भी आतंकी हो सकता है। और वहीं से इस पूरे मामले की जो जांच है वो पूरी घूम जाती है, क्योंकि पहले जब जांच शुरू होती है तो क्राइम ब्रांच की जांच जो है वो बिल्कुल अलग तरह से जा रही थी। वहाँ पर कुछ मुसलमानों को जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उनको आरोपी बनाया जाता है, लेकिन जब ATS की एंट्री होती है तो पूरा मामला जो है घूम जाता है और वहाँ पर इस पूरे मामले में एक नया रंग ATS जो है वो दे देती है और कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। और वहीं पर ये टर्म जो है वो हमें सुनने मिलता है कि भगवा आतंकवाद। और आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो अब कहीं ना कहीं जो आज आप कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर जो भी हिंदू संगठन है वो आज एक बार फिर से कांग्रेस पर, एनसीपी पर ये कहकर हमला कर रहे हैं कि जानबूझ के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। क्योंकि कोर्ट ने एक एक परत खोलते हुए आज ये कह दिया कि जो भी गवाह, जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई दम दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जा रहा था कि जो RDX मिले हैं वो भी ये साबित नहीं हो पाया कि वो RDX ही थे, जो ब्लास्ट हुए वो स्कूटर में ही ब्लास्ट हुए वो भी साबित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पूरी जो प्रक्रिया रही, पूरी जो जांच रही, उस पर कोर्ट ने आज सवाल उठाया है। और आज जो 7 आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा जो है राजनीतिक तौर पर भी देश में गरमाएगा। राजनीतिक दल जो खासतौर पर जो हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले दल है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस और एनसीपी पर जो है आक्रामक दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला पिछले 17 साल से पेंडिंग था। अब तक इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पंकज, और जो आप बता रहे हैं वो पूरी टाइमलाइन हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी जरा यहाँ पर समझा देते हैं दर्शकों को। मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपी जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। 17 साल बाद ये फैसला आया है। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं इस मामले में। और साथ ही साथ आपको बात यहां पर बता दें कि जो समीर कुलकर्णी हैं उनको भी बरी कर दिया गया है। अभिनव को भी बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी कर दिया है। तो पंकज मिश्रा लगातार हम तक ये जानकारी यहां पर पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से, और साथ ही साथ ये कि सनातन को बदनाम करने का जो एजेंडा है दरअसल वो फेल हो गया। अब जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। और इसीलिए पंकज मैंने आपसे पूछा था कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो उसका क्या असर आप देखेंगे। और वो प्रतिक्रियाएं आनी अब शुरू भी हो गई है। पंकज, चलिए लगता है कि पंकज तक आवाज। देखिए इस पूरे मामले में शुरुआत से ही जो राजनीतिक दखल है वो दिखाई देती है। शुरू से ही लगातार ये एक ऐसा टर्म था जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद होता रहा। एक पक्ष जब भगवा आतंकवाद कहता था, दूसरा पक्ष उसका विरोध करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसे एस्टैब्लिश होने में कि क्या कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जो ये टर्म इस्तेमाल किया गया था भगवा आतंकवाद, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, इसे एस्टैब्लिश होने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार था। और आज कोर्ट का फैसला आ चुका है। कल ही आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और आज जब कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि जो सारे आरोपी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे, जिन पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे, उनके ऊपर जो
आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लिहाजा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 17 साल से ये आरोपी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अलग अलग कोर्ट में ये फैसले गए। अब तक आपको बता दूं कि 3 बार जज बदले जा चुके हैं। ये चौथे जज थे जिन्होंने ये फैसला किया। तीसरी एजेंसी जिसने इस पूरे मामले की जांच की, इसके पहले क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर चुकी थी, बाद में जांच ATS को सौंप दिया गया, उसके बाद NIA को जांच सौंपा गया। NIA को जांच जब सौंपा गया उसके बाद सबसे पहले NIA के जांच में ये पता चला कि जो मकोका के आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो है कहीं ना कहीं गलत है। लिहाजा पहले मकोका के आरोप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के ऊपर से हटाए गए। उसके बाद NIA ने नए सिरे से इस पूरे मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की। चार्जशीट के बाद ये पता चला कि NIA की चार्जशीट में पता चला कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जो आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं गलत है। अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है। अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सबका। वकील हैं जो उस मामले को देख रहे थे और ये कह रहे थे कि जब हम आए थे तब जूनियर थे, अब हमें भी 15-17 साल हो गए हैं और हमने भी एक लंबी लड़ाई जो है वो दरअसल इस मामले में लड़ी है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश यहां पर की गई थी, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, आप देखिए कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पहली बार इसी मामले के बाद सामने निकलकर आया था। तो ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, वो भी हम लगातार यहां पर सुना रहे हैं। यहां पर हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ जो यहां पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको सुने यहां पर, लेकिन एक एक कर हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह, समीर कुलकर्णी, कर्नल प्रसाद पुरोहित जो कि बरी कर दिए गए हैं इस मामले में। साध्वी प्रज्ञा मुख्य आरोपी, कर्नल पुरोहित और इसके अलावा अगर हम बात करें 7 आरोपी जिनको बरी कर दिया गया है।